डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 24 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 24 जो है ये एक शॉर्ट चैप्टर है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है जितने 23 और 22 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 24 के अंदर 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एंड वाला टॉपिक भी है हमारा, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट टाइम हमने ना दो बातें पढ़ी थी, एक जीन फ्रीक्वेंसी होती है और एक अलील फ्रीक्वेंसी होती है। जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है या जीन फ्रीक्वेंसी होती है, वो अगर सपोज यहाँ पे 500 पौधे हैं और 500 के 500 पौधे राउंड हैं तो उनकी जीन फ्रीक्वेंसी 500 है, लेकिन अगर उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो उसका डबल होगी, यानी 1000 होगी। क्यों? क्योंकि एक जीन में दो अलील्स होते हैं, तो अगर जीन्स 500 हैं तो इट मींस उनके अंदर अलील्स 1000 होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही होगी। तो अगर आज हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, एक थ्योरी आई थी और थ्योरम, उसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो वो जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, वो ये कहता है कि कभी भी किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन करते रहें, रैंडम रिप्रोडक्शन करते रहें, तो उनके अंदर कभी भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस कमरे में मैंने पौधे उगाए हुए हैं और उन पौधों के अंदर उनकी तादाद है 500। उन 500 पौधों में से 200 पौधे जो हैं वो पिंक हैं और 300 पौधे जो हैं वो वाइट हैं। यानी ये जो 500 पौधे हैं उनमें से 200 पौधे जो हैं वो पिंक हैं और 300 पौधे जो हैं वो वाइट हैं। ये जो 200 और 300 मैंने बोला है, 200 पिंक वालों की आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी है और 300 जो है ये वाइट वालों की जीन फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं इनकी दूसरी नस्ल पैदा करूं उसमें भी यही रेशो होगी, 200 पिंक होंगे 300 वाइट होंगे। तीसरी नस्ल पैदा करूं उसमें भी यही फ्रीक्वेंसी होगी, 200 पिंक और 300 वाइट। अगर मैं इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाता रहूं, रैंडम रिप्रोडक्शन करवाता रहूं तो वो उसने यही कहा था कि नस्ल दर नस्ल अगर आप चलते रहें तब भी जाके जीन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज कब होगी? कुछ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तब जाके जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज जीन फ्रीक्वेंसी नस्ल दर नस्ल सेम रहती है। कौन से फैक्टर्स हैं? पहली बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन किसे कहते हैं कि अगर तो किसी चीज के डीएनए के अंदर चेंज आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं रैंडम रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन करवा रहा था, उनकी दूसरी नस्ल पैदा कर रहा था, तो एक नस्ल से जो उसका बच्चा पैदा हो रहा था पौधे का, तो हुआ क्या कि उस दौरान जो डीएनए की रेप्लिकेशन होनी थी, उस रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए डबल हो रहा था तो उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, यानी थोड़ी सी तब्दीली आ गई। जब तब्दीली आई तो पता चला कि ना वो पिंक पैदा हुआ है ना वो व्हाइट पैदा हुआ है, वो क्या पैदा हो गया, आपके पास कोई और कलर पैदा हो गया। यानी ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर डीएनए चेंज हो गया। तो डीएनए के चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज होने से उसका कलर चेंज हो गया। तो क्या अब रेशो सेम रहेगी? अब कहीं ना कहीं से तो पौधा खराब हुआ है, हो सकता है वो व्हाइट के अंदर म्यूटेशन हुई हो और व्हाइट का पौधा खराब हो गया हो, या पिंक म्यूटेशन हुई हो तो उसके अंदर पौधा खराब हो गया हो। तो पहले ये जो रेशो सेम रह रही थी ना, 200 पिंक और 300 व्हाइट, अब कोई ना कोई तो एक कम होगा ना। मिसाल के तौर पे अगर पिंक कम हुआ है तो वो अब 200 नहीं रहेगा, वो 199 हो जाएंगे। तो रेशो क्या हो गई है? चेंज। जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? चेंज। तो फ्रीक्वेंसी कब चेंज हो सकती है? जब तो उसके अंदर क्या आ जाए, या तो म्यूटेशन आ जाए। म्यूटेशन के बाद दूसरी चीज है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? वो कहता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर। जैसे ये लोग माइग्रेट करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, इसी तरह अगर हम पौधों की या जानवरों की माइग्रेशन भी करवा दें तब भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि 200 पिंक पौधे हैं, 300 व्हाइट पौधे हैं। अगर मैं साथ वाले कमरे में जो मैंने पौधे उगाए हुए हैं व्हाइट, वहां से अगर मैं 20 पौधे इधर लेके आऊं और दूसरी नस्ल पैदा करवाऊं, क्या वही फ्रीक्वेंसी रहेगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले अगर 200 पिंक थे 300 व्हाइट थे, अब वो जो 20 में साथ वाले कमरे से लेके आया था व्हाइट, वो 320 हो जाएंगे। तो क्या जीन फ्रीक्वेंसी सेम रही है? नहीं, बल्कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। तो जीन फ्रीक्वेंसी एक तो म्यूटेशन की वजह से चेंज होती है, दूसरा अगर आप किसी और पॉपुलेशन से लेके पौधे इधर उगाना शुरू कर देंगे, माइग्रेशन करवा देंगे, तो उससे भी जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज। तीसरे नंबर पे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक का मतलब है जीन्स, ड्रिफ्ट कहते हैं तब्दीली को, चेंज को। अगर जीन्स तब्दील हो जाएं, यानी फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और डीएनए पे एक अलील यहाँ पे है कैपिटल आर और एक अलील यहाँ पे है कैपिटल आर, अगर ये इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पौधे के अंदर 2 कैपिटल आर थे, 2 कैपिटल आर की जगह बल्कि एक कैपिटल आर रह जाए और एक क्या हो जाए? स्मॉल आर, तो ये देखें, ये जीन के अंदर तब्दीली आ रही है, पौधे में तब्दीली नहीं आ रही बल्कि जीन के अंदर तब्दीली आ रही है। तो जब जीन के अंदर मौजूद अलील्स के अंदर तब्दीली आए तो उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स जो है किसी लोकस पे वो चेंज हो जाती है। पहले क्या था? पहले ये जो कैपिटल आर था, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2। अब कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? 1 हो गई है। अब 2 नहीं रही बल्कि क्या रहेगी है? 1, क्योंकि अब एक कैपिटल आर है, एक क्या हो गया? स्मॉल आर। तो अगर एक ही जीन के 2 अलील्स के दरमियान, यानी जो एक ही लोकस में मौजूद हैं, तो ये देखें
अगर अलीज जो एक ही लोकस में मौजूद है उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, पहले कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी थी 2, अब कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है 1, और पहले स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी थी 0, अब वो क्या हो गई है 1 हो गई है। ठीक है, तो पहले कैपिटल आर की 2 थी, अब 2 से चेंज होकर 1 हो गई है, और स्मॉल आर की पहले 0 थी, था ही नहीं, अब ड्रिफ्ट आया है तो उससे क्या हो गई है 1। तो क्या ये जब जीन्स के अंदर ड्रिफ्ट आता है तो क्या जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है? अब जीन फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं रही और उसके अंदर मौजूद एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं रही। तो तीसरा जो फैक्टर है जो कॉज करता है जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज होने के लिए, उसका मतलब क्या है, वो कौन सी चीज है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद चलते हैं फैक्टर नंबर 4। फैक्टर नंबर 4 है नॉन रैंडम मेटिंग। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि अगर मैं रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाऊं, रैंडम रिप्रोडक्शन करवाऊं, रैंडम मेटिंग करवाऊं, तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं नॉन रैंडम करवाने लग जाऊं ना, यानी पौधों को चूज कर लूं, मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी नहीं जी पिंक की जो फर्टिलाइजेशन है वो करवानी ही आपने पिंक से है, व्हाइट वालों को आपने हाथ ही नहीं लगाना, तो नई जो नस्ल पैदा होगी उसमें ज्यादातर पौधे क्या पैदा होंगे, पिंक। तो अब वो जो उनकी फ्रीक्वेंसी 200 थी ना, वो उससे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रैंडम मेटिंग नहीं करवाई, आपने रैंडमली उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई, अब आपने क्या कर लिया, उनको चूज कर लिया। तो जब आप नॉन रैंडम मेटिंग करवाते हैं तब भी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, बाकी हर किसी में एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, लेकिन ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ये एमसीक्यू आता है कि इन तमाम फैक्टर्स के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जिसका नाम है नॉन रैंडम मेटिंग। क्योंकि देखें ना, अगर मैं नॉन रैंडम मेटिंग करवा रहा हूं तो एलील्स उसी पॉपुलेशन के अंदर ही रह रहे हैं ना, रह तो उसी पॉपुलेशन के अंदर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी चाहे चेंज हो रही है लेकिन रह तो उसी पॉपुलेशन में रहे हैं, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो फिर इसमें मसला क्या आता है, इसमें हेटेरोजाइगस जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये नॉन रैंडम मेटिंग किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, लेकिन ये वाहिद फैक्टर है कि जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी लेकिन एलीलिक फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं आएगा। बल्कि इसमें क्या होगा, जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं इस तरह वाले, जिनके एलील्स डिफरेंट होते हैं, सिर्फ उनकी तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पांचवा फैक्टर है सिलेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना ही नॉन रैंडम फर्टिलाइजेशन करवा रहा हूं, ना ही कुछ और करवा रहा हूं, बल्कि मैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने ये सोच लिया है कि इसमें ये जो इस कमरे में 500 पौधे हैं, 200 पिंक हैं और 300 व्हाइट हैं, मैंने सिलेक्ट ही सिर्फ व्हाइट वालों को कर लिया है, पिंक वालों को मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ व्हाइट वालों की फर्टिलाइजेशन करवाऊंगा, व्हाइट वालों की ही रिप्रोडक्शन कराऊंगा। तो ये जो नई नस्ल पैदा होगी ना, उसमें पिंक का नामो निशान ही नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, चेंज हो गया। अब वो 200-300 की रेशो नहीं रही, अब 500 के 500 पौधे क्या पैदा होंगे, व्हाइट पैदा होंगे। तो ये सिलेक्शन दो तरह से हो सकती है। नेचर अगर सिलेक्ट करे, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, नेचर सिलेक्ट करे तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन, और अगर हम सिलेक्ट करें, मैन उसको, इंसान उसको सिलेक्ट करें, तो उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये वो तमाम फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी को। वैसे तो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम ये कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन अगर ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं तब जाके आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, और जीन फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जिसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है आपके पास। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इंडेंजर्ड स्पीशीज किसे कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज किसे कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हैं। डेंजर कहते हैं खतरा, ठीक है, इंडेंजर्ड का मतलब है जो खतरे में होती हैं स्पीशीज, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, यानी दो स्पीशीज व्हिच हैव इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इमिनेंट का मतलब है जिसको आप ना कम कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, और ये ऐसा खतरा होता है जिसमें किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के नापैद होने का खतरा होता है। किस चीज का खतरा होता है, नापैद होने का खतरा होता है, दुनिया से नामो निशान खत्म हो जाने का खतरा होता है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी ऐसी तमाम स्पीशीज जिनका जो नापैद होने का खतरा है वो आप खत्म नहीं कर सकते, या जिनका नापैद होने के खतरे को खत्म ना किया जा सके, ऐसी स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। यानी दो स्पीशीज व्हिच हैव इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। फॉर एग्जांपल कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारे पास जिनका खतरा है नापैद होने का, एक तो दरिया सिंध के अंदर जो इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, अगर वो कोई तादाद रह गई है कोई 300 के राउंड अबाउट, अगर उसको ना बचाया गया तो एक वक्त आएगा कि हमारे दरिया सिंध से डॉल्फिन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उसके बाद है कॉमन लेपर्ड, तो जो कॉमन लेपर्ड है ये भी पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं, तो इनके भी नापैद होने का खतरा है। तो ये हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं, ऐसी स्पीशीज जिनके दुनिया से या हमारे मुल्क से नापैद होने का खतरा होता है,
उन स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं और ये पाकिस्तान की इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, यानी पाकिस्तान से इनके नापैद होने का खतरा है। उसके बाद दूसरी आ जाती है थ्रेटेंड स्पीशीज। अब थ्रेटेंड स्पीशीज वो स्पीशीज नहीं होती जिनके नापैद होने का खतरा होता है, बल्कि थ्रेटेंड स्पीशीज वो होती हैं जिनका थ्रेट होता है कि वो इंडेंजर्ड बन जाएंगी। तो थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा डिफरेंस है। इंडेंजर्ड जिनके नापैद होने का खतरा होता है, तो जिनके नापैद होने का खतरा हो उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, लेकिन जिनके इंडेंजर होने का खतरा हो उनको थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं, यानी इनकी तादाद थोड़ी ज्यादा होती है अभी बची हुई, तो इनका खतरा ये होता है कि ये इंडेंजर बन जाएंगी नियर फ्यूचर। तो वो यही कह रहा है, दो स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी जिनके इंडेंजर होने का खतरा होता है उनको थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब ही क्या है, एक्सटिंक्ट का मतलब ही है नापैद, यानी जो नापैद हो चुकी हैं उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, यानी दो स्पीशीज विच आर नो मोर प्रेजेंट इन आवर कंट्री या दो स्पीशीज विच आर नो मोर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड इन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, और पाकिस्तान की जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं जो अब हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, एशियन टाइगर, एशियन लाइन और क्रोकोडाइल। अब आप हैरान होंगे कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ तो हम देखते हैं, ये जो मगरमच्छ हमारे होते हैं ये हमारे नेचुरल अपने हैबिटेट के नहीं है, ये हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो वो स्पीशीज होती हैं जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, खुद पैदा नहीं हो रही, जिनकी अफजाइश नस्ल नहीं हो रही। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं, वो स्पीशीज जिनके जो नापैद हो चुकी हो उनको कहते हैं एक्सटिंक्शन, यानी विच आर नो मोर प्रेजेंट इन आवर कंट्री आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, एशियन लाइन एंड क्रोकोडाइल। अब क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंडेंजर्ड क्या है या थ्रेटेंड स्पीशीज में फर्क क्या है, या इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं मेजर्स टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो हम बात कर रहे थे कि हमें ऐसे मेजर्स करने चाहिए या कौन कौन से इकदाम करने चाहिए इन इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए। तो पहली बात है सिस्टम ऑफ पार्क्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, पार्क्स का एक सिस्टम बना देना चाहिए जिसमें ऐसे फूल और जानवर रखें जिनके नापैद होने का खतरा है, ताकि हम उनको अपनी निगहदाश्त के अंदर रखें, हम अपनी केयर के अंदर रखें, ताकि हम उनकी प्रॉपर केयर करें, बाकी जानवर और पौधे उनको नुकसान ना पहुंचाएं और वो नापैद ना हो। दूसरी चीज है प्रोटेक्ट लैंडस्केप्स, जो लंबे लंबे लैंडस्केप्स होते हैं, जैसे स्कर्दू में एक इलाका है देवसाई का इलाका। अब देवसाई जब आप जाते हैं ना, तो देवसाई में कोई इंसान नजर नहीं आता, देवसाई में आपको नेचुरल पौधे मिलेंगे, बड़े खुशबू वाले और बड़ी वैरायटी के मिलेंगे। तो ऐसे लैंडस्केप्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे लैंडस्केप्स के ऊपर हमें बड़े बड़े होटल्स बना देने चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के वो जो नेचुरल हैबिटेट है उन पौधों का, उन जानवरों का, वो खत्म हो जाए। उसके बाद हमें चिड़िया घर बना के उनकी बेहतर केयर करनी चाहिए, बोटेनिकल गार्डन्स बनाने चाहिए, जैसे लाहौर के अंदर भी एक बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है, वहां बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर वो तमाम पौधे उन्होंने उगाए हैं जो बाहर की दुनिया से भी मंगवाए हैं, तो पाकिस्तान में नहीं थे, अब वो पाकिस्तान में पैदा होना शुरू हो गए, उनकी अफजाइश नस्ल भी करा रहे हैं, तो बोटेनिकल गार्डन्स और जूस वगैरह भी बनाने चाहिए। उसके बाद डेजर्ट्स, जो सहरा के अंदर पाई जाने वाली हमारे पास स्पीशीज हैं, अब सहरा में क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सहरा खत्म हो रहे हैं, हम पानी वहां तक पहुंचा रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, वहां फसलें काश्त कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो वहां जो नेचुरली वहां पे एनिमल्स और पौधे मौजूद होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए हमें इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पार्क्स बनाने चाहिए, लैंडस्केप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चिड़ियाघर बनाने चाहिए, बोटेनिकल गार्डन्स बनाने चाहिए, और डेजर्ट्स वगैरह को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इनको हम सेव कर सकते हैं। तो इनको सेव करने के लिए मंदरजा झेल हमारे पास जो है चीजें, वो हमें इकदाम करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।